हाय, आई एम श्रेया और आज मैं 12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक समसामयिक विश्व राजनीति के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो समसामयिक विश्व राजनीति का फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का युग, द इरा ऑफ द कोल्ड वार। तो शीत युद्ध क्या है, पहले हमको ये जानना पड़ेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोल्ड वार। जब तक हम शीत युद्ध के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध का अर्थ शीत युद्ध का अर्थ होता है शीत युद्ध विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्याप्त तनाव की एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र अपने को शक्तिशाली और दूसरे को कमज़ोर बनाने के लिए सभी प्रकार के राजनीतिक दाव पेच रचता रहता है। अब राजनीतिक दाव पेच रचने का मतलब हो गया कि अगर हम अपने आप को मजबूत बना रहे हैं तो दूसरे को कमज़ोर बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसमें दोनों पक्ष परस्पर शांतिकालीन राजनयिक संबंध बनाए रखते हुए भी शत्रुता की भावना रखते हैं और सशस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों द्वारा एक दूसरे को कमज़ोर बनाने का प्रयत्न करते हैं। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ युद्ध न होते हुए भी युद्ध जैसी परिस्थिति को बनाए रखने की एक ऐसी कला है जिसमें प्रत्येक विषय पर गुटीय स्वार्थों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। गुटीय स्वार्थ को कैसे ध्यान में रखा जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की दो महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका को पश्चिमी राष्ट्र और सोवियत संघ को पूर्वी राष्ट्र भी कहते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की दो महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य विकसित हुए तनावपूर्ण संबंधों को शीत युद्ध का नाम दिया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति थी जब दोनों महाशक्तियाँ युद्ध की कगार पर तो खड़ी थीं, लेकिन यथार्थ में कोई युद्ध नहीं हुआ। दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने सैनिक गुट बनाए। अमेरिका ने अपनी गुट बनाई थी और सोवियत संघ ने अपनी गुट बनाई थी। तो दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने गुट बनाए और शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए विश्व के छोटे छोटे राष्ट्रों को अपने गुट में शामिल करना शुरू कर दिया और पूरा विश्व दो खेमों में बट गया, अमेरिकी और सोवियत संघ। दूसरों को सांस्कृतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर मात देने की कोशिश में ये दोनों अमेरिका और सोवियत संघ लगे हुए थे। ऐसी स्थिति उस टाइम में हो गई थी, तो उस स्थिति को शीत युद्ध का नाम दिया जाता है। तो अब तो हम शीत युद्ध के बारे में क्लियरली समझ चुके हैं, शीत युद्ध क्लियर है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। प्रतिद्वंदिता की भावना शीत युद्ध के लिए कैसे उत्तरदायी है? अगर हम एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करते हैं तो वो शीत युद्ध के लिए कैसे उत्तरदायी होती है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। द फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोल्ड वार। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिद्वंदिता की भावना शीत युद्ध के लिए कैसे उत्तरदायी है। तो दोनों महाशक्तियों के बीच उत्पन्न प्रतिद्वंदिता ने उन्हें न सिर्फ एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित किया, बल्कि इसके चलते दोनों में तीव्र तनाव, वैमनस्य और मतभेदों की विषम स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
1945 के बाद उत्पन्न शीत युद्ध सिर्फ सोवियत संघ तथा अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, अपितु करीब सारा विश्व इन दोनों महाशक्तियों के गुटों में विभाजित हो गया। जैसे कि अभी हम शीत युद्ध के बारे में जान रहे थे, तो उसमें हमने कहा कि पूरा विश्व दो खेमों में बट गया था, एक अमेरिकी और दूसरा सोवियत संघ। इसको हम पश्चिमी गुट भी कहते हैं अमेरिका को, और सोवियत संघ को पूर्वी गुट भी कहते हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये क्या महत्व रखता है, क्या करता है। तो 1945 के बाद उत्पन्न यह शीत युद्ध सिर्फ शीत युद्ध के दौरान राष्ट्रीय राज्य की व्यवस्था का परिणाम असुरक्षा, वैमनस्य, घृणा तथा प्रतिद्वंदिता होता है। सिद्धांततः विश्व के प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और विश्व में जीवित रहने के लिए विभिन्न तरीकों से शक्ति संचय करते हैं। अब अगर एक राष्ट्र मजबूत है और दूसरा राष्ट्र कमज़ोर है, तो अगर इस राष्ट्र को मजबूत बनना है तो इसको कमज़ोर करना पड़ेगा, और इसको कमज़ोर करने के लिए इसको खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। देखा जाए तो अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का मतलब क्या हुआ कि अपने आप को हम मजबूत करना चाहते हैं। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम विश्व के विभिन्न राज्यों द्वारा अपनी अपनी शक्ति में वृद्धि की ओर एक तरफ शक्ति संतुलन स्थापित करती है, तो दूसरी तरफ इसके चलते प्रत्येक राज्य को एक दूसरे से भय बना रहता है। अब ये दोनों हैं, तो अगर शक्ति संतुलन बना हुआ है तो दोनों के पास समान शक्तियाँ हैं। इसको इससे डर है और इसको इससे डर है। दोनों को एक दूसरे से डर इसलिए है क्योंकि दोनों के पास एक जैसी शक्ति है। अगर दोनों के बीच युद्ध होगा तो ये युद्ध कितना दिन तक जाएगा इसका कोई ठीक नहीं है, क्योंकि ये युद्ध जो हो रहा है वो दोनों बराबरी में हो रहे हैं। तो बराबरी में तो युद्ध होता है तो बहुत दिन तक जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि बारूद के गोलों से लड़े जाने वाले सशस्त्र सैनिक संघर्ष के न होते हुए भी कागज़ के गोलों, अखबारों से लड़ा जाने वाला परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का तुमुल संग्राम छिड़ गया। 1945 के बाद उत्पन्न यह शीत युद्ध सिर्फ सोवियत संघ तथा अमेरिका तक सीमित नहीं था, अपितु विश्व के अधिकांश देश इन दोनों महाशक्तियों के गुटों में विभाजित हो गए थे। उस समय गुटनिरपेक्षता की नीति भी बहुत कमज़ोर थी और इसका अनुसरण करने वाले राज्य संख्या में बहुत कम थे। प्रायः हर दृष्टि से वे इन महाशक्तियों पर आश्रित थे, क्योंकि विश्व तो दो गुटों में बटा हुआ है और यही दोनों गुट मजबूत थे, और बाकी सारे जो छोटे छोटे राष्ट्र थे वो विकासशील राष्ट्र थे या उनका विकास अभी नहीं हुआ है, विकास करना चाहते हैं, अपने देश को विकास की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। ऐसे राष्ट्रों को बड़े राष्ट्रों से मदद की आवश्यकता होती है। इसलिए सारे छोटे छोटे राष्ट्र इन दो महाशक्तियों पर टिके हुए थे, आश्रित थे। शीत युद्ध का यह परिणाम हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटबंदी का दौर प्रारंभ हो गया। इन दोनों ही गुटों ने एक दूसरे के विरुद्ध अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। ये एक दूसरे पर इतने हावी हो गए कि एक दूसरे की राजनयिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और यदि संभव हो तो सैनिक मोर्चे पर भी प्रयास करने लगे। शीत युद्ध के बारे में
हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने विचार प्रकट किए थे। उन्होंने कहा था, शीत युद्ध को मानवों के दिमाग में युद्ध विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा है। इस युद्ध का उद्देश्य दुश्मनों को चित्त कर देना और मित्रों को जीत लेना होता है। इसके बारे में M.G. गुप्ता ने भी इसकी परिभाषा देते हुए कहा, एक अर्थ में शीत युद्ध शक्ति के लिए संघर्ष है, विश्व में अपनी सर्वोच्चता की स्थापना के लिए तथा जीवन के दो बेमेल जीवन पद्धतियों, जनतंत्र और साम्यवाद की अभिव्यक्ति है। इसके बारे में अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं और इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी है। तो हम आगे जानेंगे अगले वीडियो में कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, शीत युद्ध के सकारात्मक परिणाम क्या थे और नकारात्मक परिणाम क्या थे, क्योंकि हर चीज़ का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं।